जय हिंद दोस्तों, मैं दिवेश कुमार और आप देख रहे हैं एस्पिरेंट्स मैथमेटिक्स का यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। आज का ये वीडियो हमारा क्लास टेंथ के लिए है, जिसमें हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 यानी कार्बन तथा उसके यौगिक चैप्टर को देखने वाले हैं। ठीक है, चूँकि ये चैप्टर बहुत ही लंबा है और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको रियली में एनालाइज होगा कि सही में केमिस्ट्री अपने में कुछ मायने रखता है। केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 जो है ये मोस्टली एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम की बात करें, कम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर ले या फिर किसी बोर्ड्स एग्जाम की बात कर ले। और क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 पढ़ने से आपको ये फ़ायदे होंगे। क्लास 11th और क्लास 12th का जब ऑर्गेनिक का पढ़िएगा आप, 11th 12th का ऑर्गेनिक, तो वहाँ पर आपको इससे बहुत सारी फ़ायदे मिलेंगे। ठीक है, आपको लगेगा जब वहाँ पर आप जाइएगा तो उसी का सिर्फ बड़ा रूप वहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर छोटा सा पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना है, जैसे कि नोमेनक्लेचर हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, नामकरण वगैरह सब जो भी है। ठीक है, उस सब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना है और क्लास 11th 12th में मैक्सिमम पार्ट पढ़ना है उसका। ठीक है, तो इसको पढ़ लेने के बाद आप वहाँ पर फुल्ली अपने आप को सिक्योर फुल करोगे कि हम डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं। अक्सर क्या होता है क्लास 12th में जाने के बाद बच्चे मुझे ऐसा लगता है कि 30% 50% ऐसे बच्चे होते हैं जो ऑर्गेनिक का नाम सुनते ही डर जाते हैं। ठीक है, कि ऑर्गेनिक, बाप रे ऑर्गेनिक कितना बड़ा चीज़ है, मतलब लगता है कि जो पहाड़ टाइप से। ठीक है, लेकिन क्लास 10th का जिसका ये 4th नंबर चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड अगर क्लियर है तो फिर वहाँ पर आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत होगी नहीं। ठीक है, एकदम नॉर्मल ईजी वे में आपको लगेगा कि मैंने पहले कभी इससे मुलाकात हुई है हमारी। ठीक है, ऐसा नहीं कि अनजान की तरफ पहली बार भेंट कर रहे हैं ऑर्गेनिक से। तो हम क्लास 10th का ये चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि स्पेशली वैसे तो होगा स्टेट बोर्ड्स के लिए, मतलब बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए है, क्योंकि मैं मीडियम हिंदी लेकर के आ रहा हूँ। ठीक है, लेकिन मैं अगर इसको कोई भी बच्चे देखेंगे, किसी भी बोर्ड के बच्चे देखेंगे, यानी वो CBSE का भी होगा तो थोड़ा बहुत वो समझ सकते हैं। ठीक है, लिखने के लिए मैं तो लिखूंगा ही इंग्लिश में ही, सॉरी हिंदी में ही, लेकिन आप समझ सकते हैं। मैं उसका जब नाम उसका इंग्लिश में लिख दूंगा तो थोड़ा बहुत आपको समझ में आएगी कि वो क्या हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। चूंकि ये चैप्टर लंबा है तो इसका लेक्चर थोड़ा सा, मतलब क्या कह सकते हैं, ज़्यादा नंबर ऑफ लेक्चर्स आ सकते हैं, 10-12 पार्ट्स आ सकते हैं। घबराइएगा नहीं, छोटा छोटा पार्ट होगा, आधे पौन घंटे का एक पार्ट होगा। जितना मैक्सिमम हो सके हम प्रयास करेंगे कि एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को हम लोग कवर कर सकें। ठीक है, तो आज का टॉपिक जो हमारा, पहले आप लोग अपना हेडिंग लगा लीजिएगा अपने चैप्टर का, उसके बाद हम लोग चैप्टर की तरफ चलेंगे। कार्बन तथा उसके यौगिक, चैप्टर क्या हमारा, कार्बन तथा उसके यौगिक। तो हेडिंग आपका होगा कार्बन तथा उसके यौगिक। मैं पहले भी आप लोगों को बोल चुका हूँ कि मेरा हिंदी का राइटिंग थोड़ा सा गंदा होता है। ठीक ना, मतलब खराब होता है। आप लोग थोड़ा सा देखिएगा, अगर जहाँ पर आप लोग को दिक्कत हो वहाँ पर कमेंट कीजिएगा, मैं अगली वीडियो में उसको सुधारने का प्रयास करूँगा। ठीक है, कार्बन तथा उसके यौगिक। पहले तो हम इसमें पूरा का पूरा ये चैप्टर जो है ये ऑर्गेनिक का एक पार्ट है क्लास 10th में। ठीक है, और क्लास 12th में जब आप जाइएगा तो आपको वहाँ पर मिलेगा कि आपको ऑर्गेनिक कितना बड़ा पार्ट है। आपको देख करके एहसास होगा कि सही में ऑर्गेनिक कुछ है। ठीक है, कुछ होता है। तो आज तो पहले हम जनरली रूप से इसके बारे में जानेंगे, कार्बन क्या है। ठीक है, इसके पूरा का पूरा इसका काला चिट्ठा आज खोलने वाले हैं हम लोग कार्बन के बारे में। और पिछली वीडियो में जो हम बेसिक में आपको पढ़ा रहे थे इंपॉर्टेंट पॉइंट करके, वो क्या था हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसका इसमें क्या यूज है। आपको देख करके आपको लगेगा कि सही में वो टॉपिक हम पढ़ लिए हैं, वो अच्छा कि अगर नहीं पढ़े हैं तो जा करके देख लीजिएगा। आपको यहाँ पर नुकसान होगा उसका, आपको लगेगा कि नहीं वो पढ़ना जरूरी है, तो वो चैप्टर को देख लीजिएगा। 3 पार्ट है, छोटे छोटे पार्ट करके मैंने बनाया है, 1 2 3 पार्ट करके, सवा आधे घंटे का वीडियो, ज़्यादा लंबा है नहीं। ठीक ना, और बहुत ही आसान भाषा में मैंने वहाँ पर क्लियर किया उसको। चलिए, तो सबसे पहले इसमें समझते हैं कार्बन के बारे में। कार्बन जो होता है वो किसी न किसी कार्बनिक पदार्थ से पाया जाता है। तो पहले इसका सबसे पहला टॉपिक जो हमारा आएगा वो हमारा आएगा कार्बनिक पदार्थ क्या होता है। क्या हमारा टॉपिक आएगा, कार्बनिक पदार्थ। ये क्या होता है। ठीक है, कार्बनिक पदार्थ क्या है। हम सारे टॉपिक को यहाँ पर डील भी करते, लिखते भी और समझाते भी। कार्बनिक पदार्थ कहने का मतलब कोई भी पदार्थ जो जीवाश्म से प्राप्त होता है। जीवाश्म कहने का मतलब किसी न किसी जीव से, चाहे वो पेड़ पौधा हो, उसमें भी जीव है। ठीक ना, पेड़ पौधा या कोई जंतु हो, जिससे भी प्राप्त होने वाला कोई पदार्थ हो, यानी कोई जीवाश्म से जो वस्तु प्राप्त होता है उसको क्या बोलेंगे, कार्बनिक पदार्थ बोलेंगे। तो आप अपना डेफिनेशन यहाँ पर लिख लीजिएगा। जीवाश्म से, ज़्यादा लंबा है नहीं, छोटा छोटा टॉपिक सब है इसमें। जीवाश्म से प्राप्त होने वाले, जीवाश्म से प्राप्त होने वाले पदार्थ कार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं।
क्या कहलाते हैं? कार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं। इसके बाद हम लोग कार्बन पर ही डील करने वाले हैं। अगला टॉपिक आप लोग लगाइएगा अपना कार्बन। ये पूरा का पूरा इसका हिस्ट्री जानेंगे हम यहाँ पर कि कार्बन क्या होता है, इसका परमाणु संख्या क्या है, द्रव्यमान संख्या क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं, इसका स्थिति क्या है, इसका ब्लॉक क्या है, आवर्त क्या है, सब चीज़ इसमें जानेंगे। संयोजी इलेक्ट्रॉन संयोजकता, जो भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सीखे हैं वो सब चीज़ यहाँ पर देखने वाले। कार्बन बहुत ही, कार्बन एक आपको बता दें कि कार्बन जो है अपने आप में इतना इम्पोर्टेंट है, जो 118 तत्व आप लोग देखते हैं, इस 118 में इस 117 के ऊपर 117 और एगो कार्बन, इस 117 के ऊपर अकेला कार्बन भारी पड़ता है। ठीक है, सही में भारी पड़ता है, क्योंकि आपको बताएंगे तो आपको आश्चर्य लगेगा कि कार्बन जितना यौगिक का फॉर्मेशन करता है, जितना कंपाउंड बनाता है ना, उतना सब मिलकर के भी नहीं बना पाता है। ठीक है, तो इसलिए वो सब पर भारी पड़ता है। तो कार्बन के बारे में जानना जरूरी है कि ये कहाँ से आया है, कौन है ये। सबसे पहले जानते हैं इसका संकेत। कार्बन का जो संकेत होता है वो होता है कैपिटल सी। कार्बन का संकेत क्या होता है? कैपिटल सी। कहीं भी अगर केमिस्ट्री में आपको सी दिखे तो उसका मतलब वहाँ पर क्या है? कार्बन है। कार्बन का संकेत सी होता है। इसका जो परमाणु संख्या होता है, इसका परमाणु संख्या, दैट मीन्स परमाणु संख्या को हम लोग कौन चीज़ से लिखते हैं? कैपिटल जेड से, जो कि हमारा क्या होता है? 6 होता है, यानी 6 में परमाणु संख्या इसका पाया जाता है। दूसरा, परमाणु संख्या के बाद आता है द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या जिसको हम लोग कैपिटल जेड से, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, ये हमारा होता है इसका 12। ठीक है, अब परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या पता है तो इससे आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों इसका पता कर सकते हैं। आप इसमें बताइए कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होगी वो इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें कितना होगा? 6, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जेड बराबर ई बराबर पी होता है। जेड 6 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसका प्रोटॉन कितना होगा? इसमें प्रोटॉन जो होगा वो भी कितना होगा? 6 होगा। और न्यूट्रॉन के लिए आप लोग को बताए थे कि न्यूट्रॉन के लिए क्या बताए थे कि ए में से जेड को घटाइएगा तो आपका न्यूट्रॉन आ जाएगा, 12 में से 6 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 6। यानी इसका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों आपस में क्या होता है? बराबर होता है। कभी अगर ये भी पूछ दे कि कार्बन में तीनों की, मतलब तीनों इस कण जो होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसमें संबंध क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों आपस में बराबर होता है। ई बराबर पी बराबर एन। चूंकि ऐसा सभी तत्वों के साथ नहीं होता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बराबर हो, कुछ ही तत्वों के साथ ऐसा होता है। ठीक है, तो परमाणु संख्या हो गया, द्रव्यमान संख्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया। अब इसके बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का। क्या करते हैं इसमें? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो कि हम लोग पीछे पढ़े हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका जरा सा आप लोग लिखिएगा। दोनों तरीका से आप लोग को लिखना सिखाए हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, चाहे वो कक्षा के आधार पर हो या उपकक्षा के आधार पर हो। तो 6 इलेक्ट्रॉन पुराना है, 1s2, 2s2 एंड 2p2, 2p2, 6 पुर गया। और अगर कक्षा के आधार की बात करें तो क्या हो जाएगा? 2,4। इसमें पहलका में 2 और दूसर का में 4। क्लियर है? तो अब इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की सहायता से हम इसमें क्या क्या जानेंगे, सो देखिए जरा सा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की सहायता से इसमें हम लोग जानेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की सहायता से सबसे पहला टॉपिक इसमें आएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या आएगा कि इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है। इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर कितना, ये आपका होता है अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को कहते हैं। तो अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 4। इसके बाद इसका आता है संयोजकता। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन से हम लोग संयोजकता पता करते हैं, तो संयोजकता इसका कितना हो जाएगा? संयोजकता भी इसका हो जाएगा 4। लिखाए थे ना, 4 वाला के लिए 4, 1 2 3 वाला के लिए 1 2 3, 4 वाला के लिए भी 4, 5 6 7 के लिए घटता है 8 में से, तो 5 वाला के लिए 3, 6 वाला के लिए 2, 7 वाला के लिए 1 और 8 वाला के लिए 0। संयोजकता हो गया। उसके बाद बात करते हैं कि इसका कार्बन का कि ये धातु है क्या धातु। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ठीक ना। और ये जो आपको इन्फॉर्मेशन सब बता रहे हैं, फिक्स है कि स्टेट बोर्ड के एग्जाम में कोई ना कोई एक पॉइंट ऑब्जेक्टिव में पूछ ही लेता है। जैसे कि पूछ सकता है कि कार्बन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी? 6। कार्बन का परमाणु संख्या कितना? तो 6। कार्बन का द्रव्यमान संख्या कितना? 12। इलेक्ट्रॉन की संख्या 6, प्रोटॉन की संख्या 6, न्यूट्रॉन की संख्या 6। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं पूछता ज्यादातर, ठीक ना। लेकिन इधर संयोजी इलेक्ट्रॉन भी पूछ सकता है, कितना होता है? 4। संयोजकता पूछ सकता है, ये भी कितना होता है? 4। इसके बाद अब आते हैं, बताते हैं कि कार्बन धातु है कि अधातु है कि उपधातु है। मैंने पिछली वीडियो में ये चीज़ नोट करके लिखाया था कि एक्सेप्शन है, होना चाहिए 4 वाला के लिए ये उपधातु के श्रेणी में आना चाहिए। जब इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 है तो ये उपधातु की श्रेणी में आना चाहिए, लेकिन ये उपधातु की श्रेणी में नहीं आता। ये क्या हमारा होता है? अधातु है। कार्बन क्या है? कार्बन अधातु है। कार्बन अधातु है, हमेशा याद रखिएगा। कार्बन क्या है? हमारा अधातु है। और ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ कि कार्बन क्या है, धातु है कि अधातु है कि उपधातु है। 10th के बोर्ड्स एग्जाम में कई बार ये बात पूछा गया कि कार्बन क्या होता है, मेटल, नॉन मेटल या फिर मेटलॉइड। तो ये हमारा क्या है? नॉन मेटल है, अधातु है।
अगला बात, अब इसका स्थिति की बात करें तो स्थिति में 3 चीज हम लोग पता करते हैं, ये किस ब्लॉक में है, किस आवर्त में है और किस वर्ग नंबर में। ठीक है, तो इसका ब्लॉक पहले पता करते हैं। देखिए किस ब्लॉक में अंतिम इलेक्ट्रॉन पी में जा रहा है, तो ये किस ब्लॉक का तत्व है, तो इसका ब्लॉक हो जाएगा हमारा कि ये पी ब्लॉक का तत्व है। किस ब्लॉक का तत्व है, पी ब्लॉक का तत्व है। आवर्त की बात करें, आवर्त संख्या की, तो आवर्त संख्या अंतिम कक्षा संख्या के बराबर होता है, तो आवर्त संख्या कितना हो जाएगा, सेकेंड, यानी ये सेकेंड नंबर आवर्त में पाया जाता है। जब वर्ग की बात करेंगे तो वर्ग कौन सा इसका हो जाएगा, देखिए P2 है, आपको मैंने कहा था P वाला के लिए एक्स्ट्रा 12 ऐड कीजिएगा तो वर्ग नंबर कितना हो जाएगा 14, या फिर इसको अगर रोमन में लिखेंगे तो क्या कहेंगे 4a। ये कार्बन का इतना सारा इंफॉर्मेशन था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन आप नहीं जानते हैं, सारा का सारा मैंने बता दिया है। और इससे पहले जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिए थे उसी में ये सारा का सारा पॉइंट आपका क्लियर था, तो इतना पॉइंट में तो किसी को नहीं दिक्कत होगा। कार्बनिक पदार्थ किसको कहते हैं, तो जीवाश्म से पाए जाने वाले पदार्थ, जो भी जीवाश्म से प्राप्त होता है वो सारा का सारा क्या कहलाता है, कार्बनिक पदार्थ कहलाता है। कार्बन का ये सारा काला चिट्ठा इन्फॉर्मेशन, उसका हिस्ट्री है कि ये भाई साहब में क्या क्या है इसके अंतर्गत, इसके पूरा का पूरा इसका पाठ पूर्जा खोल करके देख लिए कि इसमें इतना ही चीज़ पाया जाता है। अब इसके बाद आता है सबसे पहला टॉपिक, चूंकि ये कार्बन तथा उसके यौगिक चैप्टर जो है कार्बनिक रसायन के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, कार्बनिक रसायन के अंतर्गत। रसायन का 3 पार्ट होता है, जब आप लोग शुरू की होइएगा केमिस्ट्री तो वहीं पर आपके बताया होगा, क्लास 9th में ही बताते हैं इस चीज़ को कि केमिस्ट्री का 3 पार्ट है, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, जिसको हिंदी में बोलते हैं भौतिकी रसायन, कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन, जिसमें से हमारा पहला टॉपिक ये हमारा क्या आएगा, कार्बनिक रसायन। इधर देख लिखते हैं कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन क्या है, ठीक ना। तो कार्बनिक रसायन है जो रसायन शास्त्र का वह भाग है जिसमें हम लोग कार्बन तथा हाइड्रोकार्बन तथा उसके व्युत्पन्न यौगिकों का अध्ययन करते हैं। हाइड्रोकार्बन भी एक नया वर्ड आ रहा है आपके सामने। हाइड्रोकार्बन क्या है, 2 वर्ड से मिलकर के बना है, एक हाइड्रो और एक कार्बन। हाइड्रो का मतलब हुआ हाइड्रोजन और कार्बन का मतलब कार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बनने वाला यौगिक जो भी होता है वो हमारा हाइड्रोकार्बन कहलाता है। तो रसायन, कार्बनिक रसायन में हम लोग किस प्रकार के यौगिकों का अध्ययन करते हैं, हाइड्रोकार्बन का अध्ययन करते हैं। तो हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन हाइड्रोजन से बनने वाला, और इसके व्युत्पन्न यौगिकों का, व्युत्पन्न मतलब हाइड्रोकार्बन से बनने वाला, उत्पन्न, व्युत्पन्न उससे उत्पन्न होने वाला मतलब उससे बनने वाला। तो कार्बनिक रसायन क्या कहलाएगा हमारा, रसायन शास्त्र की वह शाखा, रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत हाइड्रोकार्बन, तथा उसके व्युत्पन्न मतलब क्या हुआ, व्युत्पन्न का मतलब होता है उससे उत्पन्न होने वाला, व्युत्पन्न यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उसे किया जाता है, उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, कार्बनिक रसायन कहते हैं। क्लियर है, कार्बनिक रसायन, कार्बनिक पदार्थ। और इधर इसमें एक वर्ड आया है हाइड्रोकार्बन, इसको डील करते हैं हम लोग। हाइड्रोकार्बन क्या है, तो हाइड्रोकार्बन का छोटा सा डेफिनेशन यहाँ पर लिख दे रहा हूँ सिर्फ, अभी आगे तो हम लोग पढ़ेंगे ही हाइड्रोकार्बन, पूरा डिटेल में पढ़ना है इस चैप्टर में। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन तथा कार्बन से बनने वाला यौगिक। हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन तथा कार्बन से बनने वाला यौगिक। तो अभी हम लोगों ने केवल 3 पॉइंट पढ़ा है। एक हमारा कार्बनिक पदार्थ जो कि जीवाश्म से प्राप्त होता है, ठीक ना, जीवित पदार्थों से जो प्राप्त होता है, चाहे वो पेड़ पौधा हो या फिर कोई जंतु हो, उससे प्राप्त होने वाला पदार्थ हमारा कार्बनिक पदार्थ कहलाता है। कार्बन का इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने लिया है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखें कि कार्बनिक रसायन क्या होता है, रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग हाइड्रोकार्बन था उसके व्युत्पन्न यौगिकों का अध्ययन करते हैं, उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। और उसके बाद इसमें एक वर्ड आया है हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन को देखें कि हाइड्रोकार्बन क्या है हमारा, तो हाइड्रोजन तथा कार्बन से बनने वाला यौगिक। कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोग को, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं।
चलिए, तो अभी हम लोगों ने 3 पॉइंट्स देखे हैं, फिर से बोल रहा हूँ। कार्बनिक पदार्थ, कार्बन का डिटेल जाने हैं, और एक पढ़े हैं कार्बनिक रसायन क्या होता है। कार्बनिक रसायन में हाइड्रोकार्बन तथा हाइड्रोकार्बन से भी उत्पन्न यौगिकों का अध्ययन होता है। तो उसमें एक पॉइंट आएगा, एक नया टॉपिक आएगा हमारा कि कार्बनिक यौगिक क्या है, कार्बनिक यौगिक किसको बोल देंगे। ठीक है, ये वैसे हमको पहले ही लिख देना चाहिए था, फिर भी अभी लिख रहे हैं कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक क्या है, ठीक है। तो कार्बनिक यौगिक वही ना होगा जो कार्बनिक रसायन के अंतर्गत पढ़ा जाएगा। वैसा यौगिक जो कार्बनिक रसायन के अंतर्गत पढ़ा जाएगा वो हमारा कार्बनिक यौगिक कहलाएगा। और आपको भी पता है कि कार्बनिक रसायन में हम लोग किस प्रकार के यौगिकों का अध्ययन करते हैं, तो वो कौन सा होता है, हाइड्रोकार्बन होता है, और उसका व्युत्पन्न यौगिक होता है। तो कार्बनिक यौगिक क्या हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन तथा इसके व्युत्पन्न यौगिकों को, तथा इसके व्युत्पन्न यौगिकों को कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक कहते हैं, कार्बनिक यौगिक कहते हैं। क्लियर है। कार्बनिक यौगिक के अंतर्गत एक नोट पॉइंट लगा लीजिएगा कि कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक, वैसे तो कार्बनिक यौगिक कहने के लिए जैसे कि कार्बन, आपको मन में ऐसा आता होगा भावना कि कार्बन जब भी आ जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, कार्बनिक यौगिक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कार्बनिक यौगिक के अंतर्गत कार्बन के ऑक्साइड CO2, ठीक ना, कार्बाइड यानी कैपिटल C, बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट, इसको नहीं रखा गया है। ठीक है, तो इसको याद ही रखिएगा इस पॉइंट को कि कार्बनिक यौगिक के अंतर्गत, कार्बनिक यौगिक के अंतर्गत, कार्बनिक यौगिक के अंतर्गत किस किस को नहीं लिया जाता है, कार्बनिक यौगिक के अंतर्गत कार्बन के ऑक्साइड, कार्बन के ऑक्साइड, इसमें मोनो ऑक्साइड, डाइऑक्साइड सब आ जाएगा, यानी CO, CO2, कार्बन के ऑक्साइड, कार्बाइड, कार्बाइड, कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट, तथा बाइकार्बोनेट। हम सबका यहाँ पर अच्छे भी लिख देते हैं। इसके अंतर्गत कार्बन के ऑक्साइड, कार्बन के ऑक्साइड मतलब CO2 या CO, कार्बाइड मतलब C, कॉमा कार्बोनेट, कार्बोनेट, कार्बोनेट मतलब CO3 तथा बाइकार्बोनेट, बाई कार्बोनेट HCO3। कार्बनिक यौगिक के अंतर्गत कार्बन के ऑक्साइड, कार्बाइड, कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट को नहीं रखा गया है। क्लियर है। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है, इसमें यहाँ तक ये आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन था इस चैप्टर के बारे में। अब इसके बाद जो हम लोग को पढ़ना है, हेडिंग अच्छा सा है यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है, इतना दूर मिटेगा भी नहीं। जीवन शक्ति का सिद्धांत, जीवन शक्ति का सिद्धांत। चलिए इस टॉपिक को डील करते हैं, समझते हैं। सिर्फ लिखना ही नहीं, हम लोग को समझना है। मेन पर्पस तो समझना ही है। लिखने के लिए तो सारी चीज़ बुक में लिखी हुई है, वो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। और मैं यहाँ पर जो भी चीज़ लिखता हूँ वो मेरी अपनी भाषा में बनाई हुई होती है। ऐसा नहीं कि मैं बुक का सेम टू सेम लेकर के कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पे छाप देता हूँ। ये मेरा खुद का अपना बनाया हुआ पर्सनल डेफिनेशन होता है, जिसको आप अपनी भाषा में भी कन्वर्ट करके बना सकते हैं। देखिए, जीवन शक्ति का सिद्धांत आया कहाँ से, ये होता क्या, किसने दिया था, ये फेल कब हो गया, वो बताना है हम लोग को। जीवन शक्ति का सिद्धांत जो है वो बर्जीलियस ने दिया था। किसने दिया था, बर्जीलियस ने दिया था। और वो क्या दिया था सो हम लोग जानते हैं। जीवन शक्ति के सिद्धांत में चूंकि हम लोग पहले टॉपिक पर है, वो हमारा क्या था, कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ मतलब किसी भी जीवाश्म से जो प्राप्त पदार्थ होता है वो हमारा क्या कहलाता है, कार्बनिक पदार्थ कहलाता है। तो बर्जीलियस ने ये बात बताया कि कहा कि ये मतलब जो जीवाश्म होता है, कोई भी जीव जो है यानी जीवित वस्तु जो है, चाहे वो पेड़ पौधा हो या फिर कोई जीव है, जंतु है, उसमें जो कार्बनिक पदार्थ आता है, फॉर्म होता है, वो कहाँ से फॉर्म होता है। ठीक ना, ऐसा सवाल उसके मन में आया था कि वो अपने आप अंदर कहाँ से आता है। ठीक है, तो उसने सीधा सी बात, ये मतलब बिना कुछ सोचे समझे, वैसे सोचा भी होगा मुझे नहीं पता, लेकिन उन्हें ऐसा कहा था कि
किसी भी जीवित पदार्थ में, किसी भी जीव में जो कार्बनिक पदार्थ का निर्माण होता है वो एक अदृश्य शक्ति द्वारा होता है। अदृश्य शक्ति कहने का मतलब वो ऐसी शक्ति जिसको हम देख नहीं सकते। दैट मीन्स यू समझ लीजिए गॉड, भगवान। यानी सिंपल सी बात है कि उन्होंने कहा कि कार्बनिक पदार्थ का जो निर्माण होता है वो भगवान के द्वारा होता है। सीधी सी बात कहे तो ये उनका मानना था। ये उन्होंने कह दिया कि जब जीव में कार्बनिक पदार्थ का निर्माण हो रहा है, जो निर्माण हो रहा है वो तो कोई मनुष्य या कोई जीव नहीं करता है अपने आप से, ठीक है। तो यानी भगवान कर रहा है, गॉड कर रहा है। उसी के लिए उन्होंने कहा कि बर्जीलियस ने यह बात बताया कि किसी भी जीव में जो कार्बनिक पदार्थ का निर्माण होता है वो एक अदृश्य शक्ति द्वारा। अदृश्य शक्ति मतलब वैसी शक्ति जिसको हम लोग नहीं देखते। तो वो शक्ति कौन है? हम लोग भगवान को ही मानते हैं कि जिसको हम देख नहीं सकते, लेकिन मानते हैं ना, पूजते हैं। तो उन्होंने कहा कि किसी भी जीव में जो कार्बनिक पदार्थ का निर्माण होता है वो एक अदृश्य शक्ति द्वारा होता है, और कार्बनिक पदार्थ का निर्माण कोई मनुष्य नहीं कर सकता है, यानी उसको लैब वगैरह में नहीं बनाया जा सकता। लेकिन उनके इस सिद्धांत को उन्हीं के शिष्य, यानी उनका जो चेला था, उन्होंने ही इसको गलत साबित कर दिया, जिसका नाम था वोहलर, ठीक ना। वोहलर ने प्रयोगशाला में पहली बार यूरिया का फॉर्मेशन किया। यूरिया एक कार्बनिक पदार्थ है, ठीक ना, कार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक रसायन है, सॉरी कार्बनिक यौगिक है, जिसका निर्माण करके उन्होंने इस बात को प्रूफ कर दिया कि सर आप जो बोले थे वो गलत बात है, कि हम लोग कार्बनिक पदार्थ का निर्माण प्रयोगशाला में भी, लैब में भी कर सकते, केवल गॉड ही इसको नहीं बना सकता है बल्कि मनुष्य भी बना सकता है। ये मतलब क्या कहते हैं, सिंथेटिक भी हो सकता है, बनाया जा सकता है। तो वहाँ पर हमारा जीवन शक्ति का सिद्धांत खत्म हो गया। तो क्लियर है इस टॉपिक को, मतलब इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, आपका बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले क्वेश्चन इसमें ऑब्जेक्टिव आती है कि आपसे अगर ये पूछें कि इस सिद्धांत को किसने दिया था, तो इस सिद्धांत को देने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था? हमारा बर्जीलियस था। और इसको गलत करने वाला जो व्यक्ति था, मतलब ये सिद्धांत को फेल करने के लिए जो आया था, उन्हीं का चेला, आप लोग भी मतलब चेला ही है, यूँ समझ लीजिए कि हमारे शिष्य है। तो हम ऐसे कहावत है ना, गाँव घर में ऐसा कहावत है कि गुरु गुड़ रह जाता और चेला चीनी हो जाता है, ठीक ना। मतलब क्या, चीनी जो है महंगा होता है ना गुड़ से, तो शिष्य कोई भी होता है, अगर उसमें अगर सही में अगर उसमें सीखने की इच्छा है तो गुरु को बहुत पीछे छोड़ देता है, वो बहुत आगे चला जाता है। और गुरु तो सब दिन गुरु ही रह जाता है, वो पढ़ाने के काम में रह जाता है, वो पढ़ाते ही रह जाते हैं। और चेला जो होता है इंजीनियर, कलेक्टर, डीएम, बीएम सब बन करके आता है, अपना एसपी उसपी जो मर्जी अपना आगे बनता रहता है, बड़ा बड़ा इंजीनियर वगैरह सब बन जाता है। और ये तो सब दिन का पढ़ाता ही रह जाता है। तो गुरु गुरु रह जाता है और चेला चीनी हो जाता है। ये कहावत वहाँ पर आज सत्य हो गई कि बर्जीलियस ने जिसको सिखाया, जिसको पढ़ाया, अब पढ़ा रहे थे कि क्या कर रहे थे तो मुझे नहीं पता, लेकिन उनका शिष्य था, ठीक है, वोहलर को, और उन्होंने उसके सिद्धांत को क्या कर दिया? गलत कर दिया, ठीक है। तो जीवन शक्ति का सिद्धांत देने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था? बर्जीलियस था। और इसको गलत करने वाला कौन था? वोहलर था, ठीक है। और इसको जीवन शक्ति का सिद्धांत जो दिया गया था वो 1815 ईस्वी में बर्जीलियस ने दिया था, और उसके 13 वर्षों के पश्चात वोहलर ने उसको गलत किया था। अगर उससे कोई पूछे कि प्रयोगशाला में बनने वाला सबसे पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा है, तो वो कौन सा हो जाएगा? यूरिया होगा। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं कि प्रयोगशाला में बनने वाला सबसे पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा होगा, तो वो हमारा यूरिया होगा। किसने बनाया था? वोहलर ने बनाया था, ठीक है। और ये भी पूछा जाता है कि ये किसकी सहायता से बनाया गया था, तो अमोनियम साइनाइड की सहायता से, अमोनियम साइनाइड को हीटअप करके तब उससे यूरिया बनाया गया था प्रयोगशाला में, यानी लैब में बनाया गया था। क्लियर है? इतने सारे पॉइंट्स इसमें ऑब्जेक्टिव के लिए आ सकते हैं। तो अब लिखने की बारी है, लिख दूं कि ये सिद्धांत क्या है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को 100% समझ में आ गया होगा कि जीवन शक्ति का सिद्धांत क्या है, ठीक है। चलिए, तो इसका डेफिनेशन पहले मतलब इसको डील करते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें कि इस सिद्धांत को किसने दिया था? इस सिद्धांत का प्रतिपादन मतलब देने वाला व्यक्ति बर्जीलियस ने किया था। बर्जीलियस ने कब किया था? 1815 ईस्वी में किया था। क्लियर है? इस सिद्धांत का प्रतिपादन बर्जीलियस ने 1815 ईस्वी में किया था। आगे, इस सिद्धांत के अनुसार यह सिद्धांत क्या कहता है? इस सिद्धांत के अनुसार, ठीक ना, कार्बनिक यौगिक का निर्माण मतलब इस सिद्धांत के अनुसार जीवित स्रोतों में कार्बनिक यौगिक का निर्माण किसके द्वारा होता है? कार्बनिक यौगिक का निर्माण एक अदृश्य शक्ति द्वारा होता है। कार्बनिक यौगिक का निर्माण एक अदृश्य शक्ति द्वारा होता है। अदृश्य शक्ति का मतलब जिसको हम लोग
देख नहीं सकते, डेट मीन्स गॉड गिफ्टेड जिसको कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जीवित स्रोतों में कार्बनिक यौगिक का निर्माण एक अदृश्य शक्ति द्वारा होता है। यही सिद्धांत था, किसने दिया था? बर्जीलियस ने। लेकिन इस सिद्धांत को गलत किसने किया था? वोहलर ने। किंतु 1828 ईस्वी में बर्जीलियस के शिष्य वोहलर ने किसकी सहायता से बनाया था? अमोनियम साइनाइड की सहायता से प्रयोगशाला में क्या बनाया था? यूरिया। किंतु 1828 ईस्वी में बर्जीलियस के शिष्य वोहलर ने अमोनियम साइनाइड जिसका फॉर्मूला होता है CONH4 का होल अमोनियम साइनाइड किंतु 1828 में बर्जीलियस के शिष्य वोहलर ने किसकी सहायता से? अमोनियम साइनाइड की सहायता से क्या बनाया था? यूरिया। किंतु 1828 में बर्जीलियस के शिष्य वोहलर ने अमोनियम साइनेट जिसका फॉर्मूला होता है NH4CNO अमोनियम साइनेट की सहायता से किंतु 1828 में बर्जीलियस के शिष्य वोहलर ने अमोनियम साइनेट NH4CNO की सहायता से यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? CONH2 का होल ट्वाइस, ये यूरिया का फॉर्मूला होता है। यूरिया की सहायता से अमोनियम साइनाइड की सहायता से यूरिया बनाकर इस सिद्धांत को गलत साबित किया। आपको नहीं लग रहा कि पूरा का पूरा अपनी भाषा में बना करके लिखे हैं? पूरा का सेम टू सेम अपनी भाषा में बना कर, ऐसा कोई बुक में नहीं लिखा रहता है कि मतलब इस तरीके से, मैंने अपनी तरीके से ऐसे लिख दिया। इसका रिएक्शन भी आएगा, रिएक्शन के लिए इधर जगह नहीं है, मैं इधर रिएक्शन लिख दे रहा हूँ इसका, ठीक है। इसका रिएक्शन है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके बाद वाला पार्ट इधर लिख रहे हैं कि पहले इससे अभिक्रिया करा करके इसको हीट किया तो ये बना CONH2 का होल ट्वाइस, ठीक है। तो नॉर्मल सा अभिक्रिया है कि इधर ले लीजिए अमोनियम साइनेट NH4CNO, इसको क्या किया? हीट किया, डेल्टा का साइन दे दीजिए। अब प्रयोगशाला में और भी बहुत सारा प्रक्रिया किया होगा, ठीक नहीं। यहाँ पर हम लोग केवल हीट अप का साइन देंगे कि हीट करने पर क्या बनता है? CONH ऐसे बनता है, तो एक्चुअली में ये है C डबल बॉन्ड O, इधर NH2, इधर NH2 और इधर भी NH2। इसी को हम लोग कह देते हैं, मतलब एक साथ लिख देते हैं मतलब फॉर्मूला के रूप में CONH2 का होल ट्वाइस। यही हमारा रिएक्शन है। किसका रिएक्शन है? यूरिया बनने का। तो ये इसके नीचे लिख लीजिए क्या हमारा? अमोनियम साइनेट, ठीक है। केमिस्ट्री में ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, फार्मूला वगैरह। ये भी कितने मार्क्स का पूछा जाता है। यूरिया का है, ये अमोनियम साइनेट का, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक आप लोग को 1% भी दिक्कत नहीं होगा, कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा। अभी तक हम लोग 5 पॉइंट क्लियर कर चुके हैं इस चैप्टर में। सबसे पहला कार्बनिक पदार्थ, मैं बार बार इसी तरीके से आप लोग को रिवीजन करवाता रहूँगा। कार्बनिक पदार्थ, दूसरा कार्बन का फुल डिटेल देखें, तीसरा कार्बनिक रसायन क्या होता है, उसके बाद कार्बनिक यौगिक क्या होता है, ये अभी लिखा हुआ है, ठीक है। और इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है जीवन शक्ति का सिद्धांत, जो कि बर्जीलियस ने दिया था, फिर वोहलर ने किया था। प्रयोगशाला में बनने वाला पहला यौगिक यूरिया था, और यूरिया किसकी सहायता से बना था? अमोनियम साइनेट की सहायता से बना था। ऑब्जेक्टिव भी हम लोग का क्लियर होता जा रहा है। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं हम लोग।
चलिए, तो अभी हम लोग एक टॉपिक और लेंगे, उसके बाद आज के सेशन को लास्ट करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा पढ़ाएंगे तो आप लोग बोर हो जाइएगा, ठीक ना। क्योंकि आप लोग को ऑर्केस्ट्रा का वीडियो देखने में, फिल्म देखने में ज़्यादा मज़ा आता है यूट्यूब पर, लेकिन पढ़ाई का वीडियो देखने में 10 मिनट से ज़्यादा होगा, आधा घंटे से ज़्यादा होगा, तो बोर फील होने लगते हैं और लगता रहता है क्या ये मास्टर बा पगलाने पर लगा हुआ है, भर दिन किचिर 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 खाली पढ़ाने पर लगा रहता है। चलिए, कोई बात नहीं है, आप ही के अनुसार हम लोग चल रहे हैं, हम चल रहे हैं, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, छोटा छोटा करके थोड़ा थोड़ा ही पढ़ाएंगे। तो हमारा अभी का टॉपिक हमारा होगा, अब आज के वीडियो का लास्ट टॉपिक होगा ये हमारा, होगा रासायनिक बंधन। क्या हमारा? रासायनिक बंधन। रासायनिक बंधन ये क्या होता है? रासायनिक बंधन। बंधन का मतलब आपको नहीं लग रहा है? बंधन वर्ड से एक नया मतलब कुछ दिमाग में आ रहा है। बंधन मतलब बांध के रखने वाला, बंधन मतलब बांध के रखने वाला, बंधन मतलब बांध के रखने वाला, ठीक ना। रक्षा बंधन जैसे होता है ना, रक्षा बंधन, उसमें क्या होता है, एक कुछ धागा टाइप से, मतलब एक मतलब जिसको राखी कहते हैं हम लोग, उसमें बांधा ही ना जाता हाथ में, ऐसा तो नहीं कि हाथ पर लटका दिया जाता है, तो उसमें नाम आया है रक्षा बंधन। बंधन मतलब बांधने वाला, मतलब बांध करके रखा हुआ, ठीक है। तो उसी तरीके से होता है ये रासायनिक बंधन। रासायनिक बंधन ये क्या है? तो रासायनिक बंधन कहने का मतलब एक ऐसा बंधन होता है, बॉन्ड होता है, जिसको इंग्लिश में केमिकल बॉन्ड कहते हैं, ठीक ना। एक ऐसा बॉन्ड होता है जो दो परमाणु को जोड़ करके रखे हुआ रहता है। क्या करता है? दो परमाणु को जोड़ करके रखे हुआ रहता है। जैसे कि आपको क्या लगता है कि हाइड्रोजन H2O जो बना हुआ, उसी तरीके से मतलब इसमें इतना एबिलिटी है कि दोनों एक साथ रहेगा। इतना ज़्यादा प्रेम नहीं है दोनों में कि एक साथ हमेशा मतलब जिंदगी भर रहेगा। क्या होता है, इसके पास मजबूरी है रहना, कि क्या होता है, ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन को बांध करके रखता है, ठीक ना। आपको समझाएंगे डिटेल में कि ये क्यों ऐसे बांध करके रखता है। ये इस दोनों के बीच एक बॉन्ड पाया जाता है, ठीक ना, बंधन पाया जाता है, इसको कभी छोड़ करके नहीं जा सकता। जैसे पति पत्नी में होता है एक बंधन होता है, गठबंधन जिसको नहीं कहते हैं, शादी के समय बांधा जाता है, गठबंधन, ठीक ना, बांध दिया जाता है। कभी एक दूसरे को छोड़ करके नहीं जा सकता है, जब है तो एक साथ ही रहना है, छोड़ करके नहीं जाना है। अब तो खैर नई प्रचलन चली गई, डाइवोर्स वगैरह सब का, ये पहले ऐसा नहीं होता था। पहले के ज़माने के लोगों में डाइवोर्स वगैरह का कुछ लफड़ा नहीं था, अभी तो है, ठीक है, अच्छा लग रहा है तो ठीक है। इसी इंडिया में तो खैर कुछ लोग है भी जो मतलब इसी के खिलाफ है, कुछ क्या बहुत है, अभी हमारे संस्कृति में ऐसा नहीं है। लेकिन बाहर जा कर के देखिए, बड़े बड़े देशों में, अमेरिका वगैरह सब में, वहाँ पर तो शादी विवाह को खेल की तरह समझा जाता है। कि क्या होता है कि मतलब शादी किया 2 महीने, अगर दोनों एक दूसरे से खुश हैं, दोनों को किसी से एक दूसरे कोई दिक्कत नहीं है तो साथ हैं। अगर थोड़ी भी अनबन हुई, चलो भाई डाइवोर्स करते, और एकदम खुशी के साथ। ऐसा नहीं कि मतलब अब डाइवोर्स हो रहा है तो रो रहे हैं मतलब 2-4 महीने तक। यहाँ पर तो अगर कह दिया जाए कि हम तुमको छोड़ करके जा रहे हैं, तो उसी पर ले ना, हो गया रोना धोना शुरू, ठीक है। तो ये हमारे संस्कृति है, ठीक ना, वेस्टर्न कल्चर छोड़िए। तो बात करते हैं रासायनिक बंधन पर। बंधन का मतलब क्या? जो एक दूसरे को बांध करके रखता है। तो रासायनिक बंधन का डेफिनेशन होता है कि कार्बनिक यौगिक के बीच पाया जाने वाला वह बंधन जो उसके परमाणुओं को एक साथ बांध करके रखता है, कभी जाने नहीं देता है एक दूसरे को टूट करके, ठीक ना। तो वही हमारा क्या कहलाता है? रासायनिक बंधन। छोटा सा टॉपिक है। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक हमारा होता है आयनिक बंधन और एक होता है सहसंयोजी बंधन। आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि इस चैप्टर में आप लोग को 99% जगह पर सहसंयोजी बंधन का मतलब पढ़ना है, ठीक है। आयनिक बंधन को आयनिक बॉन्ड ही कहते हैं इंग्लिश में, आयनिक बंधन को, और सहसंयोजी बंधन को इंग्लिश में कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। 11th में जाइएगा तो वहाँ पर एक और बॉन्ड आप लोगों को पढ़ना है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को 2 ही हम पढ़ाएंगे, आयनिक बंधन और एक सहसंयोजी बंधन। तो आयनिक बंधन क्या होता है, या सॉरी रासायनिक बंधन क्या होता है ये जानते हैं। इसके बाद इसका 2 प्रकार जो होता है, आयनिक बंधन और सहसंयोजी बंधन, उसको भी डिस्कशन करेंगे। रासायनिक बंधन, ठीक ना। रासायनिक बंधन यौगिकों के बीच पाए जाने वाला, यौगिकों के बीच पाए जाने वाले या पाए जाने वाला वह बंधन, पाया जाने वाला वह बंधन जो उसके सभी परमाणुओं को, जो उसके सभी परमाणुओं को एक साथ बांध के रखता है, उसे क्या कहते हैं? रासायनिक बंधन कहते हैं। उसे रासायनिक बंधन कहते हैं। क्लियर है?
रासायनिक बंधन कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, एक हमारा होता है आयनिक बंधन और दूसरा होता है सहसंयोजी बंधन, ठीक ना। यह दो प्रकार के होते हैं, यह दो प्रकार के होते हैं। रासायनिक बंधन कितने प्रकार के? रासायनिक बंधन दो प्रकार के होते हैं। तो थोड़ा सा स्टाइलिश बना दीजिए, सुंदर लगता रहता है कॉपी, वैसे भी आप लोग इसमें होशियार होते हैं। सुंदर खाली दिखता है, बाकी दिमाग में सुंदर नहीं रखिएगा। रासायनिक बंधन दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है हमारा? पहला हमारा होता है आयनिक बंधन। इस दोनों को डिस्कशन करेंगे आज, उसके बाद हमारा क्लास आज का खत्म होगा। आयनिक बंधन, जिसको इंग्लिश में आयनिक बॉन्ड कहते हैं, और दूसरा होता है सहसंयोजी बंधन। सहसंयोजी बंधन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। और 11th में जाइएगा तो वहाँ पर आप लोग को एक नया पढ़ना है जिसका नाम है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। चलिए, इसमें पहला हम लोग डिस्कस करते हैं आयनिक बंधन। ये क्या हमारा होता है? आयनिक बंधन। आयनिक बंधन क्या है, उसके बाद सहसंयोजी बंधन पर भी चलेंगे। आयनिक बंधन और दूसरा हम लोग सहसंयोजी इधर चर्चा कर लेंगे। पहले जगह छक देते हैं, नहीं तो हम ज़्यादा लिख देते हैं, ज़्यादा दूर तक ले। आयनिक बंधन कहने का मतलब क्या हुआ और सहसंयोजी बंधन कहने का मतलब क्या हुआ, पहले वो समझिए। अच्छा, एक बात तो आप लोग समझते हैं कि ये बात कि किसी भी परमाणु के अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है वो क्या कहलाता है? हमारा संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो कोई भी परमाणु जो होता है वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। वो चाहता है कि उसके अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूर जाए। कोई भी परमाणु यही चाहता है, ठीक ना। उसका यही होता है कि वो स्टेबल हो जाए। जैसे कि एक आदमी के जीवन का क्या उद्देश्य होता है? एक मनुष्य के जीवन का उद्देश्य होता है कि बचपन से पढ़ाई लिखाई करे अच्छे तरीके से, 20, 22, 25 की एज में अच्छी खासी जॉब करे, ठीक ना, शादी विवाह हो, ठीक ना, घर परिवार बसे, उसके बाद अच्छी खासी तनख्वाह वेतन सब कमा करके पैसा इतना स्टॉक कर दे अपने घर में कि बुढ़ापे के समय में उनको कोई दिक्कत ना हो, ठीक ना। यानी जब वो 60 साल के हो जाए, 70 साल के हो जाए, तो उनको खाने पीने की कोई तकलीफ ना हो। सभी आदमी का यही पर्पस उद्देश्य होता है कि अपने आने वाले पीढ़ी के लिए भी कुछ छोड़ दे करके जाए, कि हमारे संतान को भी कोई दिक्कत ना हो और हमको बुढ़ापे में बैठ करके खाने में कोई दिक्कत नहीं हो। मतलब वो स्टेबल होना चाहता है, पूरा का पूरा स्टेबल हो जाना चाहता है। सभी मनुष्य का यही उद्देश्य होता है, किसी भी जीव का यही उद्देश्य होता है, ठीक है। तो आयनिक बंधन मतलब कोई भी परमाणु भी यही चाहता है कि वो स्टेबल हो जाए, और स्टेबिलिटी के लिए क्या है, उसके अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा होना आवश्यक है। वैसे आप आगे चल करके जाइएगा तो वहाँ पर ऑक्टेट रूल भी फेल हो जाता है। फिलहाल आप क्लास 10th में हैं तो इसी तक का नॉलेज आपको देते हैं, ज़्यादा आपको डिटेल नहीं बता सकता मैं, नहीं तो आप बाउंस करोगे, आपका बाउंस करेगा, दिमाग ओवरलैप हो जाएगा, फिर कहोगे कि सर क्या बता दिए, समझ में नहीं आया, ठीक है। तो अभी फिलहाल आप ये समझ करके चलिए कि कोई भी परमाणु जो होता है वो चाहता है कि उसके अंतिम कक्षा में क्या हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। इसी को हम लोग ऑक्टेट रूल बोलते हैं, अष्टक सिद्धांत कहते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन अगर जिसके अंतिम कक्षा में आ गया तो वो स्टेबल हो जाता है। स्टेबल क्यों हो जाता है? कि अब उसको किसी से अभिक्रिया करने की जरूरत नहीं है। सिंपल भाषा में कहे तो आप ये समझ लीजिए कि कोई भी परमाणु चाहता है कि वो अपने पास वाले अक्रिय गैस जैसा बन जाए। अक्रिय गैस मतलब वो किसी से अभिक्रिया नहीं करता है। और आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रॉनिक बिना जब हम पढ़ा रहे थे वहां पर बताए थे कि अक्रिय गैस के अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसलिए उसको अष्टक सिद्धांत नाम दिया गया कि 8 इलेक्ट्रॉन अंतिम में आता है। एक को अपवाद में है हीलियम, उसको छोड़ करके। अब जैसे कि मान लीजिए कि लिथियम अगर बनना चाहेगा तो लिथियम हीलियम के जैसा बनेगा ना, उसके अंतिम में 8 इलेक्ट्रॉन तो आ ही नहीं सकते, क्योंकि उसके पास में कौन सा है, हीलियम अक्रिय गैस है। तो लिथियम किसके जैसा बनेगा, हीलियम के जैसा बनेगा, ठीक है। अब जैसे कि सोडियम की बात करें तो सोडियम के पास में देखिए, सोडियम हमारे पास कितना होता है, 11 में होता है। इससे पहले जो होता है नियॉन होता है अक्रिय गैस, इसके बाद में एक होता है अक्रिय गैस आर्गन। अब इसके पास में सोडियम 11 में होता है, ये 10 में होता है, ये 18 में होता है। तो सोडियम किसके जैसा बनेगा भाई, सोडियम नियॉन के जैसा बनेगा कि आर्गन के जैसा, क्योंकि इसके ज़्यादा पास में नियॉन है, तो चूंकि ये नियॉन के जैसा बनेगा, ना कि आर्गन के जैसा बनेगा। क्लियर है। तो आयनिक बंधन कैसे बनता है, आयनिक बंधन जो बनता है तो पहले ये समझ लेते हैं। तो कोई भी चाहता है 8 इलेक्ट्रॉन पूर जाए, तो जिसके पास अगर मानते हैं कि किसी के पास अंतिम कक्षा में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है, आप बताइए 1 इलेक्ट्रॉन है अंतिम कक्षा करते हैं, तो सोडियम जैसे कि सोडियम के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी 2,8,1। अब बताइए इसको ऑक्टेट रूल पूरा करने के लिए, मतलब अंतिम कक्षा में 8 पुराने के लिए इसके पास 2 ऑप्शन है। 2 ऑप्शन क्या है, या तो ये 1 किसी को दे दे, ठीक ना, या 7 किसी से ले ले। 7 अगर किसी से लेता है तो भी इसमें अंतिम में 8 पूर जाता है, और ये 1 किसी को देगा तो भी इसके अंतिम में 8 पूर जाएगा। तो इसके लिए क्या फ़ायदेमंद है, 1 देना या फिर 7 लेना, 1 देना या फिर 7 लेना। देखिए तो इसके लिए 1 देना ज़्यादा बेनिफिशियल है। क्यों?
क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए इसके पास उतना ऊर्जा नहीं है कि 7 इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा कंटेन कर सके। ऐसा क्यों? क्योंकि सोडियम के पास आपको भी पता है कि प्रोटॉन की संख्या कितना होता है, 11 होता है। जब ये 7 इंक्लूड हो जाएगा तो टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हो जाएंगे, 18। अब 7 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन के लिए 18 इलेक्ट्रॉन को कंटेन करना बहुत मुश्किल है, ठीक ना। स्टेबिलिटी ही खराब हो जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज 11 ही रहेगा और नेगेटिव चार्ज 18 पुट जाएगा, तो परमाणु स्टेबल ही नहीं रह पाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर देता है। क्लियर है? तो अब बात करते हैं कि आयनिक बंधन क्या है। आयनिक बंधन समझ में आ गया आप लोगों को कि आयनिक बंधन में क्या आएगा। तो आयनिक बंधन में एक लेने वाला होता है और एक देने वाला होता है। जैसे सोडियम देने वाला है, उसी तरीके से एक लेने वाला भी आएगा, ठीक है। तो आयनिक बंधन क्या होता है? आयनिक बंधन किसको कहते हैं? वैसा रासायनिक बंधन, वैसा रासायनिक बंधन, वैसा रासायनिक बंधन जिसमें दो परमाणुओं के बीच, जिसमें दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन का पूर्ण स्थानांतरण हो, पूर्ण स्थानांतरण हो, उसे आयनिक बंधन कहते हैं। उससे क्या कहते हैं? आयनिक बंधन कहते हैं। अब आप लोग चाहोगे कि इस पर एक एग्जाम्पल दे दिया सर जी, खुश हो जाएंगे, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आयनिक बंधन कैसे बनता है। आयनिक बंधन में क्या होता है, एक लेने वाला होता है, एक देने वाला होता है। इसमें दो पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, दोनों पॉइंट्स को पहले क्लियर कर देते हैं। पहला पॉइंट कि ये तो जब भी बनेगा आयनिक बंधन तो धातु और धातु के बीच बनेगा, एक धातु रहेगा और एक अधातु होगा, यानी यह धातु तथा अधातु के बीच बनता है। और दूसरा पॉइंट, इसका एक दूसरा नाम भी है, इसे विद्युत संयोजी बंधन भी कहते हैं। इसे विद्युत संयोजी बंधन भी कहते हैं। क्लियर? चलिए अब इस पर एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर पहला नंबर एग्जाम्पल NaCl ही हम लोग लेते हैं। फेमस एग्जाम्पल है। मुझे लगता है कि इस टॉपिक को पढ़ाने में सबसे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल यूज होता है वो यही होता होगा, NaCl, ठीक है। NaCl का फॉर्मेशन कैसे होता है देखिए जरा सा। Na क्या है? एक धातु है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,1 होता है। और Cl क्या है? एक अधातु है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,7। अब दोनों के स्टेबल होने के लिए क्या है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा और एक ये इससे लेगा। तो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जो होता है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अंतिम आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, इसके साथ आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन अपना दे देता है, ठीक ना। ये इलेक्ट्रॉन अपना इसको एक दे देता है। और आपको ही पता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर देगा तो धनिक व्यक्ति है तो उसके पास क्या आएगा, एक पॉजिटिव। जितना इलेक्ट्रॉन देगा उतना प्लस चार्ज आएगा, और जितना इलेक्ट्रॉन कोई लेगा उतना ही उस पर क्या आएगा, माइनस चार्ज आएगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करके क्या बनाता है, एक NaCl बॉन्ड बना लेता है। यही हमारा सोडियम क्लोराइड। क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ? दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, MgCl2। अच्छा, इस एग्जाम्पल को बताने से पहले मैं आप लोग से कुछ बताना चाहूँगा कि देखिए क्या होता है कि बहुत सारे खास करके स्टेट बोर्ड बच्चों का ये एक सवाल होता है। मैं पिछले 4-5 सालों से पढ़ा रहा हूँ केमिस्ट्री, और उनको सब बच्चों का ये क्वेश्चन अक्सर आता है, बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन आता है सर कि यहाँ पर Na के साथ Cl है तो इसमें 1 गो Cl है, यहाँ पर Mg के साथ Cl है तो 2 गो Cl क्यों है। ऐसा सवाल बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि हम मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला MgCl क्यों नहीं लिखते हैं, MgCl2 ही क्यों लिखते हैं, और NaCl ही इसका क्यों लिखते हैं, NaCl2 क्यों नहीं लिखते हैं, NaCl3 क्यों नहीं लिखते हैं। तो उस क्वेश्चन का जवाब आपको यहाँ पर पूरा 100% तो नहीं लेकिन 99% आपको जरूर सेटिस्फाइड हो जाएगा कि वो ऐसा क्यों होता है। अब सोचिए जरा सा, इसमें 2 तत्व है, एक है मैग्नीशियम और एक है क्लोरीन। तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 2,8,2 होता है, क्योंकि इसका परमाणु संख्या 12 होता है। इसका क्या होता है, 2,8,7 होता है। अब आप ही सोचिए कि क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है लेने की, और मैग्नीशियम को 2 इलेक्ट्रॉन देने की। क्लोरीन इसके पास आता है कि हमको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए आपसे तो हम स्टेबल हो जाएंगे। तो मैग्नीशियम इसको बताता है, तो हमको बेवकूफ़ समझाया क्या कि तुमको 1 हम दे देंगे तो उससे हमको क्या फ़ायदा होगा। हम अगर तुमको 1 इलेक्ट्रॉन दे भी देते हैं तो हमको उससे क्या फ़ायदा होगा, कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये तो स्टेबल नहीं बन रहा है ना। तो ये इसको सलाह देता है, देखो हम तुमको इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते, हाँ बल्कि एक शर्त पर तुमको इलेक्ट्रॉन दे सकते।
वो शर्त क्या है? तो कहता है अगर तुम अपने जैसा एक और को ढूंढ करके ले आते हो तो तुम दोनों को हम एक एक दे देंगे, तुम दोनों भी खुश, हम भी खुश। तो वही काम होता है। क्लोरीन क्या करता है? अपने जैसे एक को ढूंढ करके लाता है, सेम टू सेम अपने जैसे एक को ढूंढ करके लाएगा तो क्या होगा? 2 क्लोरीन आ जाएगा और दोनों क्लोरीन को एक एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा तो क्या बनना जाएगा? MgCl2। तो इधर देखिए Mg, इधर एक Cl, इधर एक Cl लेते हैं। इस Cl के पास 7 है, 2 2 4 2 6 1 7। इस क्लोरीन के पास भी 7 है, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन्स है? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक इसको ट्रांसफ़र करता है और एक इसको ट्रांसफ़र करता है। तो इसलिए इस Cl पर माइनस चार्ज, Mg पर कितना चार्ज आएगा? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है इसलिए इस पर प्लस 2 चार्ज और इस Cl पर एक माइनस चार्ज, और इसलिए बॉन्ड हमारा बन जाता है Cl Mg Cl। क्लियर है? चूँकि वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए आज का वीडियो हम इतना ही पे स्टॉप करेंगे। अगला टॉपिक जो हमारा आयनिक बंधन के बाद है सौसौनीय बंधन, वो हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे। अगर आप वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि मैंने कुछ सही में सीखा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है? लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि नहीं सीख रहे हैं तो बिल्कुल मत सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है? आपकी इच्छा, आप स्वतंत्र हैं, ठीक है? सब्सक्राइब कर देने से आपका कुछ जाता नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई आपको हम 2 रुपया नहीं मांग रहे, 5 रुपया नहीं मांग रहे आपसे, केवल एक सब्सक्राइब मांग रहे हैं। अगर आपको वो भी आप अगर सीख रहे हैं कुछ तो, अगर नहीं सीख रहे तो कोई दिक्कत नहीं। आपको लग रहा है कि फालतू वीडियो है, मुझे इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कुछ नहीं सीखने को मिला, तो आप मत सब्सक्राइब करो, ठीक है? मत लाइक कीजिए। लेकिन अगर आपको कुछ मिल रहा है, इससे कुछ सीखने को मिल रहा है तो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। एक सब्सक्राइब का बटन दबाना है और एक लाइक का बटन दबाना है। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है? तो मिलते हैं इसके सेकेंड पार्ट के साथ कल के वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।